हेलो एवरीवन। आज से हम शुरुआत करेंगे सीबीएसई 12th मैथ के लिए प्रैक्टिस सेशन। सीबीएसई 12th का जो मैथ है उसका एग्ज़ाम 8 मार्च 2025 को होना है। इसका सब्जेक्ट कोड 41 है। तो सीबीएसई के लिए ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन प्रैक्टिस सेशन के रूप में हम आपको करवाएंगे। तो आज ये पहला सेशन होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एमसीक्यू को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि सीबीएसई 12th का मैथ का जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होता है। इसमें टॉपिक वाइज कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये भी पता होगा, लेकिन एक बार फिर से पुनः देख लिया जाए। रिलेशन एंड फंक्शन से 8 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल है और वहाँ से ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन इंक्लूडिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 8 नंबर का। अलजेब्रा में 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज, यहाँ से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कैलकुलस सर्वाधिक अंक देगा आपको, 35 नंबर का प्रॉब्लम कैलकुलस से पूछे जाते हैं। वेक्टर और 3D से 14 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो लॉन्ग रहता है। प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये टोटल 80 मार्क्स के सवाल होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि 2025 के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा 2024 के आधार पर। एग्ज़ाम पैटर्न की बात यदि करें हम, तो इस पैटर्न में 5 सेक्शन में सवाल बटे हुए रहते हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 20 एमसीक्यूज होंगे। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, जिसमें 2 मार्क्स का होगा, तो 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स। सेक्शन सी 6 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, यानी 6 तिहाई 18 नंबर का सेक्शन सी। और सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, तो 20 नंबर का। और सेक्शन ई, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। इसमें केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा 4-4 नंबर का। इसमें ऑब्जेक्टिव ही रहता है, तो 12 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर करके 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। कोशिश होगी कि 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम आपको करवा दें एग्ज़ाम के पहले तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हमारा मतलब ये है कि हम सवाल के माध्यम से आपको चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग भी कराते चले जाएं। तो जब भी मौका मिले एक बार वीडियो को देख लेना है। हालांकि अभी और दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहना है, लेकिन मैथ के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे तो हल्का हल्का समय, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर देते रहेंगे, तो आपको लास्ट में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन होते चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फंक्शन FR2R डिफाइंड बाई fx बराबर 2 + x² इज नॉट 1 1, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में है 1 1, सी में है नॉट ऑन 2, डी में है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। चूँकि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको आंसर लिखना है, तो इसके मेथड में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंसेप्ट का यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव को जितना जल्द बना सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए देखिए हम क्या सोचेंगे। कोई फंक्शन है FR2R, इसका मतलब एक फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी की ओर। तो आप जानते हैं कि जो सेट ए है वो होता है डोमेन, और सेट बी जो है वो होता है कोडोमेन। यानी इस फंक्शन का डोमेन भी है रियल नंबर और कोडोमेन भी है रियल नंबर। और फंक्शन है fx बराबर 2 + x²। और आपको देखना है इसका मैपिंग के आधार पर फंक्शन के टाइप को। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसके रफ स्केच को आप ड्रॉ कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि fx बराबर x² एक पाराबोला है, fx बराबर x²।
और उसमें 2 जोड़ देंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप ये देखिए कि इसका डोमेन है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो कोई भी फंक्शन 1 तब होता है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और ग्राफ को एक और केवल एक ही पॉइंट पर काटता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जिसको HPL कहते हैं उसको 2 पॉइंट पर काट रहा है, यानी ये 1 तो नहीं है। लेकिन तुरंत ऑप्शन मत टिक नहीं कर दीजिए कि नॉट 1 हो गया, और भी चेक करना है। ऑन टू का भी चर्चा इसमें किया हुआ है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि नॉट 1 है। अब ऑन टू में देखते हैं। तो ऑन टू का मतलब हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। तो कोडोमेन तो इसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, लेकिन रेंज इसका 2 से इन्फिनिटी ही है। यानी ये जो वैल्यू है ये कोडोमेन तो है पर रेंज नहीं है। ये सब जो वैल्यू है वो कोडोमेन तो है पर रेंज नहीं है। यानी 1 भी नहीं है, नॉट 1 और नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू भी ऑप्शन है सी। अब कंफ्यूजन में नहीं आना है, यानी नॉट 1 भी है, नॉट 1 भी है। तो ए से ऑप्शन मारें, सी मारें, उससे अच्छा है कि ऑप्शन डी में चले जाइए। सारा क्लियर किया हुआ है कि फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। समझ रहे हैं बात को अच्छी तरीके से। ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर +2 जो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच तक, तो ये फंक्शन का जवाब क्या हो गया कि ये न तो 1 है और ना ही ऑन टू है, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले सवाल का जवाब आपका हो गया डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। लेट ए बराबर 3, 5। ए एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट है 3 और 5। देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, यानी सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या कितनी होगी। तो इस सवाल को बनाने के लिए बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। सेट ए में एलिमेंट दिया हुआ है 3 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2। ए में सेट ए में एलिमेंट की संख्या हो जाएगी 2। अब आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या भाई कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बराबर होता क्या है भाई। तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर -2, नहीं n स्क्वायर माइनस n। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी सेट में कोई सेट दिया हुआ है और उस सेट में ही अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो A क्रॉस A निकालते हैं। उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अब वो वक्त नहीं रहा आपका। अब बस आप आगे बढ़ते चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए और इस फॉर्मूला को आप याद रखिए कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैविंग सेट n एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n स्क्वायर -n। यानी अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट द्वारा बनाए गए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या होगी 2 टू द पावर n स्क्वायर -n। आप यहाँ देख रहे हैं कि n की संख्या है 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2। तो आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2 का स्क्वायर 4 -2, यानी 2 का पावर 2 जिसका वैल्यू होगा 4, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या हो जाएगी 4। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका बी। क्लियर हो गया बात। एक बार पुनः देख लीजिए। सेट ए में दिया हुआ है 2 एलिमेंट 3 और 5। तो पूछ रहा है कि सेट ए में रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या कितनी होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या होती है 2 टू द पावर n स्क्वायर -n, जहाँ n जो है सेट ए के सदस्य की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो 2 टू द पावर n स्क्वायर -n इसको यूज करेंगे तो n का वैल्यू चूंकि 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 -2, यानी 2 का पावर 2 अर्थात 4 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता है कि इफ एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर -1 एंड जी एक्स बराबर है 3x + 1 देन गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि
गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन को देख लीजिए। गॉफ ऑफ एक्स बराबर होगा जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अब हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप यहाँ जी एक्स पर काम कीजिए, तो देखिए जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3x प्लस वन। इसका मतलब अगर हमको निकालना रहता जी वन तो हम लिखते 3 गुना 1 प्लस वन, जी टू तो 3 इंटू 2 प्लस वन। अब हमको निकालना है जी एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी इस x के जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हमको मिल जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अब प्लस वन, यानी ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस थ्री अब प्लस वन, यानी 3x स्क्वायर माइनस टू, जो आपका सही ऑप्शन है क्या डी, ऑप्शन आपका डी। तो इस सवाल का जवाब हो गया डी। एफ एक्स बराबर दिया हुआ था, जी एक्स बराबर भी दिया हुआ है, आपको गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। एक बार और इस सवाल को बना लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या। ऑप्शन ए में है 3x माइनस 5, बी में है 1/3x माइनस 5, सी में है 1/3 इंटू एक्स माइनस 5, डी में है नन ऑफ दीज। तो इन्वर्स फंक्शन से भी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते रहे हैं इस प्रकार का। तो आप किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एक बार सवाल के सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 5, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स। चूँकि ये फंक्शन 1/2 है तो इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स y। तो जब y बराबर एफ ऑफ एक्स है तो इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन इसका होगा x बराबर एफ इन्वर्स y। तो अब हम पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उससे आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया 3x प्लस 5, यानी y माइनस 5 बराबर होगा 3x। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x बराबर होगा y माइनस 5/3। ये वैल्यू आपका x का मिल गया। इस x को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से f इन्वर्स y। तो f इन्वर्स y बराबर हो गया y माइनस 5/3, पर आपको निकालना है f इन्वर्स x। तो f इन्वर्स x का मतलब हो जाएगा जहाँ जहाँ y है उसके जगह पर x, तो x माइनस 5/3, यानी f इन्वर्स x बराबर होगा x माइनस 5/3। जो आंसर आपका क्या है भाई, तो आंसर आपका सी दिख रहा है, x माइनस 5/3। ये देखिए आपका आंसर दिख रहा है सी, x माइनस 5/3। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका सी, x माइनस 5/3। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि लेट एफ एक्स बराबर x/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन डोमेन ऑफ f बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का डोमेन का मतलब होता है x का वह मान जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आप देखिए कि ये जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है, और ये रेशनल फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। यानी इस सवाल में हमको x का वह वैल्यू फाइंड करना है जिसके चलते एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी x का वह मान डोमेन से बाहर हो जाएगा। जनरली डोमेन रियल नंबर लिखते हैं, तो रियल नंबर से वो बाहर हो जाएगा कौन, जिसके चलते ये डिनोमिनेटर 0 होगा। तो पहले हम
डिनोमिनेटर को 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो उसका रूट्स होता है 1 और c बाई ए, यानी इसका रूट्स जो है वो हो जाएगा आपका 1 और c बाई ए यानी 2, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो गया 1 और 2। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि x का दो मान ऐसा मिल गया 1 और 2 के रूप में जिसके चलते डिनोमिनेटर 0 हो गया। और डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होगा कि चूंकि ये रेशनल फंक्शन है तो हम x के उन सारे वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देंगे, ओमिट कर देंगे, जिसके चलते ये 0 प्राप्त हुआ है। यानी डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 2, यानी सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। किसको छोड़ते हुए? 1 और 2 को छोड़ते हुए। तो जवाब आपको क्या मिल रहा है? सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू है मॉड एक्स, तो गॉफ ऑफ -5/3 माइनस फॉग ऑफ -5/3 का वैल्यू क्या होगा? तो हम पहले निकाल लेते हैं गॉफ ऑफ -5/3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जी ऑफ एफ ऑफ -5/3। तो पहले एफ ऑफ -5/3 निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ -5/3 बराबर क्या हो गया? एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी -5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू वही होता है जब वह इंटीजर होता है, और जब इंटीजर नहीं होता है तो उसके पहले वाला इंटीजर होता है। तो ये इसके पहले वाला इंटीजर कौन होगा? तो 3 को -5/3 को आप लिखेंगे क्या चीज़? देखिए, -5/3 को अगर आप नंबर लाइन पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0, ये -1, ये -2, ये -3। तो -5/3 यहीं पर कहीं होगा, क्योंकि ये -2 हो गया, मतलब -6/3 रहता तो -2 होता, तो -6/3 नहीं है, इसका मतलब -2 से राइट साइड में है, तो इसके पहले वाला जो इंटीजर है वो मिल जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -2। ये किसका वैल्यू मिल गया? एफ ऑफ -5/3 का। तो अब हमको निकालना था गॉफ ऑफ -5/3, यानी हो गया जी ऑफ एफ ऑफ -5/3। तो एफ ऑफ -5/3 क्या हो गया? -2। अब आप देखिए कि जी एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड एक्स, तो आपको जी ऑफ -2 बराबर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ -2। तो मॉड से बाहर क्या निकालते हैं? जो है उसका निगेटिव। जब इनपुट निगेटिव हो तो इनपुट निगेटिव है, तो जो है उसका निगेटिव, यानी -2 का निगेटिव यानी +2। तो आपको मिल गया, ये टोटल वैल्यू आपको मिल गया, गॉफ ऑफ -5/3 का वैल्यू 2 मिल गया। गॉफ ऑफ -5/3 का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और क्या निकालना था? गॉफ ऑफ -5/3 तो निकाल ही लिए, अब हमको निकालना था फॉग ऑफ -5/3। तो हम निकालते हैं फॉग ऑफ -5/3। तो फॉग ऑफ -5/3 का मतलब हो गया एफ ऑफ जी -5/3, और जी एक्स क्या था? मॉड एक्स। मॉड एक्स, जी एक्स बराबर है मॉड एक्स, तो मॉड से बाहर क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकल जाएगा। तो अभी हो जाएगा एफ ऑफ 5/3। अब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है। अगर ये 6 रहता तो 2 होता, यानी इससे कम है, तो इससे पहले वाला वैल्यू कौन मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, यानी एफ ऑफ 5/3 का वैल्यू हो गया 1। अब हमको जो निकालना था उसको डायरेक्ट लिखते हैं। निकालना था गॉफ ऑफ -5/3 माइनस फॉग ऑफ -5/3। तो गॉफ ऑफ -5/3 क्या होगा? ये था वैल्यू आपका 2, और ये वैल्यू मिल गया 1, तो 2 - 1
इसका वैल्यू हो जाएगा 1। जो ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन था आपका बी नंबर, यानी ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख लिए होंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर छोड़ते हैं, और भी इस पर कुछ सवाल हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा 6 क्वेश्चन हुआ है, 6 के बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।